हेलो दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं अपन डीसी जनरेटर के पार्ट्स। डीसी जनरेटर के पार्ट्स या भाग। डीसी जनरेटर के भाग। डीसी जनरेटर के भाग कौन कौन से होते हैं? और मोस्टली अपन डीसी जनरेटर के भागों को दो प्रकारों में बांटते हैं। पहले नंबर एक स्टेटर भाग और दूसरे रोटर भाग है। अब देखो, स्टेटर भाग कौन से होते हैं? वे भाग जो स्थिर रहते हैं, स्थिर रहने वाले भाग। ऐसे याद रखना है कि स्थिर रहने वाले भाग हमेशा क्या कहलाएंगे? स्टेटर पार्ट्स कहलाएंगे। और गति करने वाले भाग क्या कहलाएंगे? रोटर पार्ट्स। जो भाग गतिशील होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? रोटर पार्ट्स। तो देखिए दोस्तों, स्टेटर और रोटर डीसी जनरेटर के भागों को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, एक स्टेटर और दूसरा रोटर। तो स्टेटर में कौन से भाग शामिल होंगे? जो स्थिर रहते हैं वो भाग सारे किसमें शामिल होंगे? स्टेटर। और रोटर भाग कौन से होंगे? जो गतिशील करते हैं, अर्थात कार्य के दौरान गति करते हैं, उन भागों को हम किसके अंदर शामिल करेंगे? रोटर के अंदर शामिल करेंगे। अब आइए बात करते हैं सबसे पहले कि स्टेटर भाग कौन से हैं। तो स्टेटर भाग कौन से होंगे? तो देखते हैं स्टेटर भाग कौन कौन से हैं। स्टेटर भाग, अब सबसे पहले देखने की बात यह है कि स्थिर रहने वाले, स्टेटर का मतलब है स्थिर रहने वाले। तो स्थिर रहने वाले भाग हमें कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं? तो सबसे पहला भाग हमें दिखाई देता है कि उसकी बॉडी, जो बाहर की बॉडी होती है जनरेटर की, वो हमेशा कैसी रहती है? स्थिर अवस्था में रहती है। तो पहला भाग अपना क्या है? बॉडी। बॉडी को अपन क्या बोलते हैं? योक भी बोलते हैं। अब ये यहां से अपने को देख, भागों में क्या याद रखना है कि भागों में ये चीजें याद रखनी है कि भाग है वो किस धातु के बने हुए, पार्ट्स हैं वो कौन सी धातु के बने हुए और किस काम में आ रहे हैं। दो चीजों का ध्यान रखना है कि कौन सी धातु के बने हुए हैं और किस उपयोग में वो आ रहे हैं। इसके साथ में ही इनका कोई मानक है या नहीं है, ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। स्टैंडर्ड कोई माप, साइज, आकार है या नहीं है, वो चीज भी हमें याद रखनी है। बट उतना ज्यादा कुछ नहीं, आप इसको ज्यादा से ज्यादा इनके किस पदार्थ के बने होते और किस काम में इनका उपयोग किया जाता है, उपयोग और पदार्थ। तो बॉडी हमेशा किस चीज की बनी होती है? देखो, बॉडी हमेशा, अगर यदि मैं बात करूं तो मशीनों को दो प्रकारों में बांटते हैं। छोटी मशीनें या छोटे आकार की मशीनें और दूसरी बड़ी मशीनें या बड़े डीसी जनरेटर। ऐसे भी बोल सकते हैं कि छोटे डीसी जनरेटर और बड़े डीसी जनरेटर। तो छोटे जनरेटरों में तो ये किसके बने होते हैं? कास्ट आयरन। किसका? कास्ट आयरन की बॉडी किसकी बनी हुई रहती है? कास्ट आयरन की। और बड़ी मशीनों में या बड़े जनरेटरों में बॉडी किसकी रहती है? कास्ट स्टील। किसकी बनी रहती है? कास्ट स्टील। तो आइए अपन बात करते हैं बॉडी की। तो बॉडी को हम दो भागों में बांटते हैं मशीनों की साइज के आधार पर, कि कुछ मशीनें अपने छोटे आकार की होती हैं या छोटे साइज की, या छोटे जो जनरेटर होते हैं उनमें बॉडी किसकी बनी हुई रहेगी? अपनी कास्ट आयरन की। और दूसरी है बड़े जनरेटरों में बॉडी किसकी रहेगी? कास्ट स्टील की बनी रहेगी। अब बात करते हैं अपन उपयोग की, कि बॉडी का उपयोग क्या है। तो बॉडी का उपयोग वैसे तो हमें सबको पता है कि बॉडी का उपयोग क्या होता है। बॉडी का उपयोग आंतरिक भागों की सुरक्षा करना और उन्हें एक व्यवस्थित क्रम में बनाए रखती है। अगर बॉडी नहीं होगी तो आंतरिक भागों को हम व्यवस्थित क्रम में बना करके नहीं रख सकते। तो बॉडी का उपयोग क्या हो गया? आंतरिक भागों की सुरक्षा करना और उन्हें व्यवस्थित क्रम में रखना। तो मैं यहां नोट कर देता हूं, आंतरिक भागों को व्यवस्थित रखना
व्यवस्थित रखना, और दूसरा काम आंतरिक भागों की सुरक्षा करना। आंतरिक भागों की सुरक्षा करना। तो देखो अपना पहला पार्ट हो गया है, स्टेटर को लेकर के चले थे। इसमें सबसे पहला पार्ट अपन ने लिया था बॉडी। तो बॉडी के बारे में अपने पास सारी डिटेल आ गई। बॉडी किसकी बनी होती है? छोटी मशीनों में कास्ट आयरन की, बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील की। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ, इसका उपयोग क्या है? उपयोग आंतरिक भागों को व्यवस्थित रखना और आंतरिक भागों की सुरक्षा करना, ये इसका मुख्य उपयोग है। बॉडी पहला भाग हो गया था अपना बॉडी। देखो अपन किसकी बात कर रहे हैं? स्टेटर की बात कर रहे हैं। और स्टेटर में पहला भाग अपन ने क्या ले लिया? बॉडी। बॉडी के बाद दूसरा भाग अपन क्या लेंगे? पोल। बॉडी के अंदर क्या रहते हैं? पोल, या इन्हें क्या बोलते हैं? फील्ड पोल भी। तो देखो फील्ड पोल किससे बने हुए रहते हैं? तो है क्या चीज? फील्ड पोल। तो पोल या फील्ड पोल, इनका नाम क्या हो जाएगा? पोल या फील्ड पोल। अर्थात बॉडी के अंदर लगे हुए वे भाग जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने का कार्य करते हैं या जिन पर फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है, उन्हें अपन क्या कहेंगे? फील्ड पोल कहेंगे। तो वे भाग जिन पर क्या हो? फील्ड वाइंडिंग स्थित हो, जिन पर फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती हो, उन्हें फील्ड पोल कहा जाता है। उन्हें फील्ड पोल कहा जाता है। तो देखो फील्ड पोल की बात है, तो फील्ड पोल किसे कहते हैं? कि वे भाग जिन पर फील्ड वाइंडिंग स्थापित होगा। वाइंडिंग भी मैं आपको बताऊंगा कि वाइंडिंग दो प्रकार की रहेगी, एक फील्ड की वाइंडिंग रहेगी और एक जनरेटर में आर्मेचर की वाइंडिंग रहेगी। बट यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ फील्ड के लिए। तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि फील्ड में कौन सी वाइंडिंग होती है? फील्ड वाइंडिंग होती है। तो फील्ड पोल कहते हैं। अब ये फील्ड पोल भी कितने प्रकार के होते हैं? फील्ड पोल भी दो प्रकार के होते हैं। पहले लेमिनेटेड पोल, और दूसरे मोल्डेड पोल। एक तो होते हैं लेमिनेटेड पोल और दूसरे होते हैं मोल्डेड पोल। देखो लेमिनेटेड पोल को अपन सुसहित पोल भी कह सकते हैं। लेमिनेटेड पोल को अपन क्या कह सकते हैं? सुसहित पोल भी कह सकते हैं। अब दूसरे हमने मोल्डेड पोल। तो देखो मोल्डेड पोल तो बहुत इजी है। मोल्डेड पोल, मोल्डेड से ही नाम निकल कर गया है, मोल्ड किया हुआ। अर्थात जब जनरेटर की बॉडी सांचे में डाली जाती है, उसी वक्त पोल का आकार दे दिया जाता है। बॉडी में ही क्या कर दिया जाता है? पोल का ढांचा दे दिया जाता है बॉडी की बनावट के साथ ही। तो ये पोल बॉडी की बनावट के साथ ही ढांचे में डालकर बनाए जाते हैं। ये पोल कैसे बनाए जाते हैं? कि जब बॉडी बनाई जाती है उसी वक्त पोल का भी फरमाया साइज फिट कर दी जाती है और उसी मटेरियल को उसमें डाल करके क्या कर देते हैं? अपन बॉडी बना देते हैं। तो पहले हो गए मोल्डेड पोल। अब आपने सोचे कि मोल्डेड पोल किस धातु के बने होते हैं? तो मोल्डेड पोल किस धातु के बने रहते हैं? हम बता सकते हैं कि छोटी मशीनें हैं या छोटे जनरेटर हैं तो उनमें मोल्डेड पोल किसके रहेंगे? कास्ट आयरन के। और बड़े हैं तो उनमें किसके रहेंगे? कास्ट स्टील के। क्योंकि ये उसी चीज के बनते हैं जिससे बॉडी बनती है। उसी धातु के बने होते हैं जिनकी जिस धातु से बॉडी बनाई जाती है। अब अपने से अगर उपयोग पूछे तो उपयोग अपने आ गया कि फील्ड वाइंडिंग
स्थापित करने के काम में आते हैं। दूसरा अपने पास आया मोल्डेड पोल। तो देखो मोल्डेड पोल क्या सॉरी लेमिनेटेड पोल। लेमिनेटेड पोल क्या होते हैं कि ये होते हैं कि सिलिकॉन स्टील की, किसकी, सिलिकॉन स्टील की, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को मिलाकर आपस में नहीं पत्तियां होती हैं, पत्तियों को मिला करके क्या कर दिया जाता है, उनको लेमिनेटेड करके चिपका दिया जाता है। सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड अब आपसे पूछा यह जाता है कि लेमिनेटेड पोल किसके बने होते हैं, तो कौन से धातु के बने हुए रहते हैं, सिलिकॉन स्टील के। किस प्रकार के होते हैं, तो लेमिनेटेड पत्तियों के रूप में रहते हैं। किस प्रकार के, लेमिनेटेड पत्तियों के रूप में। और इन पत्तियों को आपस में क्या कर दिया जाता है, रिवेट की सहायता से चिपका दिया जाता है। अब चिपकाने के बाद क्या किया जाता है, इसको बॉडी पर कसा जाता है। क्या कर दिया जाता है, बॉडी पर कसा जाता है। अब देखो यहां पर मैंने एक शब्द साथ में जोड़ा, सुसहित पोल। तो ये भी दो होते हैं, एक होता है सुरहित और एक होता है सुसहित। तो सुसहित तो कैसा होता है कि जैसे ये अपना पोल है, पोल पर ही सु का आकार बनता रहता है। तो ये भाग है, ये यहां तक का भाग है, ये तो अपना क्या कहला जाएगा, ये भाग तो कहला जाएगा पोल। और ये भाग क्या कहलाएगा, पोल सु, जो अर्धचंद्राकार आकार में दिखाई दे रहा है। अर्धचंद्राकार आकार में दिखाई दे रहा है, उस भाग को हम क्या कहेंगे, पोल सु। और जो आयताकार भाग अपने को नीचे दिखाई दे रहा है, ये अपना क्या हो जाएगा, पोल। और ऐसे देखो ये बॉडी के अंदर लगा रहता है। तो ये हो गए पोल और पोल सु। तो देखो ये भी अलग अलग हो सकते हैं कि एक सुसहित और एक सुरहित। अगर ये सुरहित है तो सु क्या होगा, अलग होगा, जैसे सु का भाग अलग हो गया और पोल अलग रहेगा। तो इन दोनों को आपस में क्या कर दिया जाएगा, एक दूसरे के ऊपर रख करके और पेच स्क्रू की सहायता से कस दिया जाएगा। देखा है कि पोल दो प्रकार के बने थे, एक मोल्डेड पोल और एक लेमिनेटेड। लेमिनेटेड में भी क्या पढ़ा था आपने कि एक सुसहित होता है और एक सुरहित होता है। अब ये जो लेमिनेटेड पोल है, इनमें अपन ने पढ़ा था कि ये किसके बने होते हैं, सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं। किस आकार के होते हैं, पत्तियों के। तो अब ऐसे कई बार पूछ लेता है कि सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की मोटाई कितनी होती है। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की मोटाई, तो पत्तियों की मोटाई कितनी होती है, तो ये चीज भी अपने को पूछा जा सकता है कि पत्तियों की मोटाई। तो पत्तियों की मोटाई होती है 0.35 mm से लेकर के 0.50 mm के बीच। इन पत्तियों की मोटाई कितनी होती है, 0.35 mm से लेकर के 0.50 mm तक। अब बात आती है कि अगर ये सिलिकॉन स्टील को देखो बनाते कैसे हैं, आकार कैसा देते हैं पत्तियों का, ऐसा ठोस आकार देते हैं। तो इनको पहले पत्तीनुमा किया, फिर इनको लेमिनेटेड किया। क्यों किया, ये है बड़ी सोचने वाली बात है कि एक धातु है, उसको पहले पत्तियों के रूप में तोड़ा है, फिर उसको लेमिनेटेड किया, फिर वापस उसको रिवेट करके चिपकाया। तो लेमिनेटेड पत्तीनुमा ही क्यों बनाई, ठोस रूप में क्यों नहीं बनाया जाता। तो इसके पीछे कारण है कि पत्तीनुमा बनाने का मुख्य कारण क्या है कि पत्तियों के बीच में क्या आ जाएगा, लेमिनेटेड आ जाएगा, लेमिनेशन आ जाएगी। पत्तियों के बीच में क्या रहेगी, लेमिनेशन रहेगी। तो उससे क्या होगा, अगर यदि किसी भी प्रकार का एडीकरण या भंवरदार हानि होगी, तो उस भंवरदार हानि को रोकने के लिए ही इसको क्या किया जाता है, लेमिनेटेड किया जाता है। भंवरदार हानि को रोकने के लिए क्या करेंगे, लेमिनेटेड। और हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए क्या करेंगे, पत्तीनुमा। तो कई बार पूछ लेते हैं कि पत्तीनुमा क्यों करते हैं और लेमिनेटेड क्यों करते हैं। तो याद रखना कि पत्तीनुमा क्यों करते हैं, हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए। किसके लिए, हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए।
और लेमिनेटेड क्यों करते हैं? बवंडर द्वारा हानि को कम करने के लिए। वैसे तो देखा जाए तो हिस्टेरेसिस हानि और बवंडर द्वारा हानि दोनों ही किस में आती हैं? अपने लोहे हानियों में आती है। किसमें? लोहे हानि। जो अपन आयरन लॉसेस या लोहे हानि पढ़ते हैं उसी के आयरन लॉसेस दो प्रकार का होता है, एक हिस्टेरेसिस और दूसरा एडी करंट या बवंडर द्वारा हानि। तो अपन यहाँ भी उसी दो आयरन लॉसेस को अब कई बार डायरेक्टली आपको ये नाम न देकर के ये पूछ लेते हैं कि पत्तीनुमा क्यों बनाया जाता है या सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से क्यों बनाया जाता है, क्या फायदा है? तो वहां पर हिस्टेरेसिस नाम ने देकर के और बवंडर हानि नाम, ये दोनों नाम ने देकर के भी अपने से क्वेश्चन पूछा जाए तो इन दोनों हानियों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? अपना लोहे हानि। क्या कहलाता है? लोहे हानि या आयरन लॉसेस। तो याद हो जाएगा कि भाई पोलों को किस प्रकार से लेमिनेटेड करते हैं, क्यों करते हैं, तो ये मुख्य कारण है। अब कई बार इनके मान भी पूछ लेते हैं तो हिस्टेरेसिस हानि को अपन WH से दर्शाते हैं। WH बराबर नीटा डी मैक्सिमम की पावर 1.6 F इंटू V होता है और ये हमेशा किस में होती है? वाट में होती है। इसका मात्रा क्या रहता है? वाट। ऐसे ही अगर बवंडर हानि में पूछ लेते हैं तो ये होती है WE बराबर B स्क्वायर F स्क्वायर P। तो और ये भी किस में निकाली जाती है? वाट में निकाली जाती है। तो अपन ज्ञात कर देंगे कि अगर बवंडर हानि है तो बवंडर को किसे? WE से दर्शा देंगे और हिस्टेरेसिस हानि है तो उसको WH से दर्शा देंगे। और दोनों ही हानि किस में होती है? वाट में दर्शाई जाती है। और किसका रूप है? लोहे हानि। तो डायरेक्टली मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि लोहे हानि को कम करने के लिए ही फील्ड पोलों को सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से बनाया जाता है। तो आगे होगा पोल। अब अपन आगे देखो अपना नेक्स्ट स्टेटर के अंदर भाग आता है। देखो जैसे फील्ड पोल आए हैं तो फील्ड पोल पर अपनी क्या है? वाइंडिंग है। तो तीसरा भाग अपन किसको शामिल कर देते हैं? फील्ड वाइंडिंग। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि फील्ड वाइंडिंग क्या होती है? तो वाइंडिंग से आपको वो समझ में आ गया होगा कि वाइंडिंग क्या होती है कि विद्युत सप्लाई के लिए वाइंडिंग तारों को या वाइंडिंग वायर को एक व्यवस्थित क्रम में स्थापित करना ही क्या कहलाता है? वाइंडिंग कहलाती है। और वाइंडिंग किससे की जाती है? वाइंडिंग की जाती है ऑलमोस्ट कॉपर के तारों से। वैसे तो दो प्रकार से हो सकती है, कॉपर और एल्यूमिनियम के तारों से। आपने नाम सुने होंगे सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर है, डबल रेक सेंक कॉपर वायर है, पीवीसी सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर सेंक। तो अलग अलग वायर आते हैं, वाइंडिंग वायर आते हैं, तो उनकी सहायता से की जाती है। तो फील्ड वाइंडिंग किससे की जाएगी? वाइंडिंग वायर की सहायता से की जाएगी। और वाइंडिंग वायर किसके बने होते हैं? कॉपर और एल्यूमिनियम के। तो ये किससे की जाएगी? वाइंडिंग वायर से। वाइंडिंग वायर से। और वाइंडिंग वायर कौन कौन से हो सकते हैं? कॉपर का भी हो सकता है और एल्यूमिनियम का भी हो सकता है। अब इसका उपयोग क्या है? तो इसका मुख्य उपयोग क्या है? इसका उपयोग है चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना। चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना। तो फील्ड वाइंडिंग का मुख्य कार्य क्या है? चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना। अब देखो इसको समझने का है कि जैसे ये अपना पोल है और पोल पर यहां पर क्या है? अपनी कॉपर के तार के ट्रंक दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? कॉपर तार की कॉइल या कुंडली डाली हुई है और ऊपर क्या लगा हुआ है? सू। इस भाग को अपन क्या बोल रहे हैं? सू। और ये भाग अपना क्या कहला गया? पोल। और ये क्या होगी? अपनी फील्ड वाइंडिंग।
तो जो ही वाइंडिंग में विद्युत धारा का प्रवाह होगा, क्या होगा, वाइंडिंग में विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तो इसमें क्या बनेगी, एक चुंबक पैदा होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको अपन बोलेंगे। यहाँ पर कौन सी मैग्नेट पैदा होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। उस मैग्नेट का नाम क्या रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या नाम रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक खोखले कोयल में पैदा हो रही है, कोयल के अंदर क्या डली हुई है, किस प्रकार का आधार दे रखा है, वो अपन ने बार बार नाम सुना है कि लोहे कोर, वायु कोर, एयर कोर है, खोखली कोर। तो ये अपनी कौन सी कोर होगी, धात्विक कोर हो गई है, जिसमें अपन ने सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का प्रयोग किया है। तो ये अपनी धात्विक कोर हो गई है, खोखली कोर नहीं हो रही। अब देखो इस कोर से क्या जुड़ा हुआ है, जब तक ये सप्लाई नहीं जा रही थी और इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं पैदा हो रही थी, तब तक ये पोल एक साधारण धातु के रूप में कार्य कर रहा था। अब क्या हो गया, ये धातु कोर के जरिए, धातु कोर के जरिए क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र है वो कहां तक पहुंच जाएगा, सु तक पहुंच जाएगा। और सु का जो चंद्राकार आकार है, ये चंद्राकार आकार इसीलिए है कि चुंबकीय क्षेत्र को चारों ओर एक समान रूप से विकिरणित करने के लिए। ऐसे अगर यदि विकिरणित करेगा तो क्या हो जाएगा, पोलों के बीच में यहाँ पर अपना कोण स्थित रहेगा, आर्मेचर रहेगा, तो आर्मेचर पर चारों ओर से चुंबकीय बल रेखाएं विकिरणित होंगी या चारों ओर से चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त होंगी अपन बोले तो। इसीलिए यही कारण है कि सु को चंद्राकार आकार में बनाया जाता है, कर्व के रूप में बनाया जाता है, ना कि प्लेट रूप में बनाया जाता है। काफी बच्चों के दिमाग में आता है कि सु को कर्व रूप में ही क्यों बनाया, ऐसे प्लेट क्यों नहीं बनाया। भाई जैसे अपन बार बार पढ़ रहे हैं कि इसका आकार ये कर्व रूप ही क्यों बनाया, प्लेट क्यों नहीं बनाया। तो प्लेट नहीं बनाने का मुख्य कारण क्या था कि प्लेट बनाते तो क्या होता, चुंबकीय बल रेखाएं तल के लंबवत विकिरणित होती, और यही यहाँ होता कि विकिरणित होती तो आर्मेचर तो अपने यहाँ बीच में रहेंगे, तो कुछ बल रेखाएं साइड में सलिप होकर के निकल जाती है, जिनका कोई उपयोग नहीं था, इसलिए चुंबकीय हानि बढ़ जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर तल के लंबवत विकिरणित होंगी तो क्या होंगी, सारी बल रेखाएं आर्मेचर के ऊपर रहेंगे, तो इसलिए सारी बल रेखाओं का उपयोग होगा। तो चुंबकीय जो फ्लक्स का उपयोग है वो यहाँ पर मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज है वो ज्यादा, यहाँ लीकेज कम है, इसमें लीकेज ज्यादा होता है। तो अभी लेटेस्ट में कई बार पूछ लेते हैं कि ये प्लेट क्यों नहीं बनाया, कर्व रूप क्यों दिया, तो ऐसी चीजें भी अपने को ध्यान रखना कि इसको प्लेट नहीं बनाने का कारण क्या था। दूसरा कारण ये तो है अपना इलेक्ट्रिकल रीजन, वैद्युतिक कारण। दूसरा रीजन आता है इसका मैकेनिकल रीजन। मैकेनिकल रीजन क्या होता है कि अगर ये इसको प्लेट रूप में बना दिया जाए तो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है